नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस की रामबाण सीरीज का हम 29वां लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी लेक्चर पढ़िए, देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि DFCCIL, CGPDTM, SSC जेई में महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम इसको TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 421 है और किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से पीले कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। SSC GD 2018 11 जो फरवरी जो है 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है। तो देखिए, सबसे बड़ी तटरेखा के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर तटीय सीमा है जिसकी। तो सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है, जरूर ध्यान रखिएगा, गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। अब पूछा जाता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसकी तटरेखा है, तो आपको पूछा जाता है तो पुडुचेरी और दमन दीव दादर नगर हवेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दो अपने जो है आइलैंड है, तो वो दो आइलैंड अपने कौन से हैं, तो वो है आपको लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 9 राज्यों में सबसे बड़ी तो गुजरात की हो गई, दूसरे नंबर पे पूछा जाता है तो वो है आंध्र प्रदेश का, और तीसरे नंबर पे आपको तमिलनाडु का जो है कोस्ट है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, टोटल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो चलिए आपको मैप पहले ले चलते हैं जो कि इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर और जो है आपको यहाँ पर कोस्ट जो जिसकी है। तो देखिए, कुल मिलाकर 7 देशों के साथ भारतीय जो है सीमा साझा करती है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ है। तो 7 देश के साथ है। अब देखिए, यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है भारत की वो है 7516.6 किलोमीटर, और लैंड बॉर्डर है 15106.7 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा। तो इस तरह से आपको ऑफिशियल जो है मैप आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 422 है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाएगा अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, शुरू में बनाया गया था तो उसको नाम रखा गया था ऑल इंडिया वार मेमोरियल। ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था, यानी कि अखिल भारतीय जो है युद्ध स्मारक, जिसको आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई थी, जिसमें भारतीय सैनिक जो है ब्रिटिश सेना की ओर से जो है पार्टिसिपेट किया था, लड़े थे। तो वहाँ पर जो है शहादत जिनकी हुई थी, तो उनके जो है यहाँ पर याद में जो है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो कि आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में बनाया गया था। अब देखिए, नई दिल्ली में जो इंडिया गेट के पास में ही ऑल इंडिया वार मेमोरियल अभी जो नया बनाया गया है, तो यानी कि नेशनल वार मेमोरियल अब बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब बनाया गया है नेशनल वार मेमोरियल मेमोरियल बनाया गया है। जो किसकी याद में बनाया गया है, तो जो आज़ादी के बाद जितने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम पे बनाया गया है। तो आई होप आपने जो है ज़रूर विजिट किया होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय हॉकी टीम के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक पर आधारित है। अब देखिए, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात है। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और अगले ही साल 1948 में, ध्यान रखिएगा, 1948 में ओलंपिक होने वाला था लंदन में। तो ध्यान रखिएगा, 1948 में लंदन में ओलंपिक हुआ, जिसमें भारतीय टीम हॉकी के फाइनल में पहुंच चुकी थी, और उसके सामने थी ब्रिटेन की सेना। जी हाँ, ब्रिटेन की यहाँ पर खिलाड़ी आमने सामने थे। तो ऐसा ही कयास लगाया जा रहा था कि क्या भारतीय टीम जो है हरा पाएगी। तो जी हाँ, सही हुआ, भारतीय टीम ने जो है ग्रेट ब्रिटेन की जो टीम थी उसको हरा दिया, और यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है कि जिस
जो है यहाँ पर देश के हम गुलाम थे एक साल पहले, उन्हीं के टीम को, उन्हीं को घर में जो है मात दिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो गोल्ड नाम से जो है फिल्म बनाई गई 2018 में, ध्यान रखिएगा 2018 में ये फिल्म जो है रिलीज़ हुई और इसके डायरेक्टर थे रीमा कागती जी। जी हाँ, गोल्ड फिल्म के डायरेक्टर रीमा कागती जी हैं, इनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो एक कहानी मैंने बताया है। तो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 1948 का ओलंपिक जो है कहाँ जो है हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और 2020 का जो ओलंपिक था जो कि 2021 में हुआ, वो टोक्यो जापान में हुआ। 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो आपको होने वाला है पेरिस फ्रांस में। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो अ स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक हैं, इनके जो लेखक हैं वो हैं कपिल देव जी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, कपिल देव। अब देखिए सौरभ गांगुली की जो यहाँ पर पुस्तक थी उसका नाम था कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सचिन तेंदुलकर जी का है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे इनकी आत्मकथा है। तो इसको सौरभ गांगुली की आत्मकथा है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। कपिल देव जी ने लिखा है अ स्टेट फ्रॉम द हार्ट। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार जो है दिया था। तो यानी कि यूनिवर्सल सफरेज जो है जिन्होंने दिया 19वीं सेंचुरी से ही, 19वीं सदी से ही, तो उस देश का नाम था न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। तो उस समय जो है पाकिस्तानी के जनरल कौन थे, तो परवेज मुशर्रफ थे। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, परवेज मुशर्रफ इसका सही उत्तर होगा। यानी कि पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन जो है लागू कर दिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि मिलिट्री रूल 1999 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो है लागू किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में BHU बोलते हैं, ये बनारस जो है यूपी में स्थित है। तो इसकी जो स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसका उद्घाटन किया गया था। और देखिए गांधी जी 1915 में 9 जनवरी के दिन आए थे। तो पहला जो है पब्लिक अपीयरेंस इन्हीं के उद्घाटन समारोह में जो है हुए थे। तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो यहाँ पर पहली जो है पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पर हुई थी, तो BHU के उद्घाटन समारोह में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ। इस तरह से गांधी जी का कारवा जो है चलता गया और फाइनली जो है भारत आज़ाद 1947 में हो गया। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1916 में इन्होंने जो है BHU की स्थापना की, 2015 में इनको जो है मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि Ag एक महंगी मुलायम सफ़ेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है। तो जी हाँ, अर्जेंटम इसको बोला जाता है। तो अर्जेंटम यानी कि चांदी। तो इस तरह से चांदी का जो है रासायनिक जो प्रतीक है वो है Ag, जिसे आमतौर पर जो है चांदी कहा जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अल्मुनियम का होता है Al, निकल का Ni, और देखिए पारा का होता है हाइड्रागिरम। तो Hg इसको होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पारा जो है यहाँ पर एक जो है धातु है जो कि यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ चांदी के बारे में जानिए। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 47 है। जी हाँ, कई बार पूछे गए हैं कि जो यहाँ पर चांदी का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 47 है। और एटॉमिक वेट जो है 107.86, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका नाम सिल्वर है। तो इस तरह से आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC स्ट्रक्चर है इसका। तो FCC स्ट्रक्चर है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर हैं। तो शोभा मुदगल इसका सही उत्तर होगा। तो शोभा मुदगल जो है इनका सही उत्तर होगा। ये प्रयागराज यूपी की है। तो प्रयागराज यूपी की शोभा मुदगल जी सिंगर हैं हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र या किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने का अधिकार, तो इसको वीटो बोलते हैं।
जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो देश हैं उनके पास वीटो पावर है। यानी कि वीटो पावर का मतलब है कि यानी कि सबकी सहमति चाहिए। अगर उन्होंने जो है एक भी मेंबर जो है रोक दिया तो यहाँ पर जो है वो पास नहीं होगा। तो इसलिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने का जो अधिकार है वो आपको वीटो पावर कहलाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किन के लिए जो है नहीं किया जाता है। तो देखिए नहीं किया जाता है ये पूछा गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो होता है NaOH। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए साबुन बनाने में किया जाता है, समाचार पत्र यानी कि अखबार छापने में किया जाता है, धातुओं को यहाँ कम करने यानी कि डिग्रीजिंग जो है मेटल्स के लिए किया जाता है, और लेकिन अचार के संरक्षण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। यानी कि प्रिजर्विंग पिकल के लिए यहाँ पर जो है उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि अचार के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। तो इसका डी सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने 2006 में जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले ही ओवर में, ध्यान रख सकते हैं एक टेस्ट मैच की बात की जा रही है कि पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि लगातार जो है 3 विकेट उन्होंने ली, और ऐसा करने वाले जो है पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम है इरफान पठान। तो इरफान पठान ने 2006 में जो पाकिस्तान के कराची में मैच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मैच कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान के कराची में मैच हुआ था 2006 में, और उन्होंने पहले ही ओवर में जो है 3 विकेट लिए। तो इस तरह से यानी कि हैट्रिक लिए, और ऐसा करने वाले आज तक के जो है एकमात्र गेंदबाज बने हुए हैं जो कि पहले ही ओवर में हैट्रिक लिए हैं। तो इस तरह से इरफान पठान इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चुनाव आयोग का यहाँ पर गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी, ध्यान रखिएगा डेट 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि चुनाव जो आयोग है उसका जिक्र जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि संवैधानिक आयोग है। अब इसके फर्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो यानी कि पहला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। नौवीं थी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 9th थी रमा देवी। रमा देवी 9वें नंबर की मुख्य चुनाव आयुक्त थी, लेकिन एक जो है महिला में पहली थी, यानी कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अभी 25वें नंबर के राजीव कुमार है, ध्यान रखिएगा अभी 25वें नंबर के अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार जी हैं। ये करंट में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। अब देखिए मीरा कुमार तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर महिला थी, यानी कि फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर तो मीरा कुमार जी थी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो है इस्पात संयंत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए नहीं आता है, जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो यहाँ पर स्टील प्लांट जो है नहीं आता है। तो देखिए राउरकेला स्टील प्लांट आता है, भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में ये भी आता है, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में ये भी आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है टिस्को, टिस्को नहीं आता है। टिस्को एक प्राइवेट कंपनी है जो कि यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि जमशेदपुर में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से। और इसकी शुरुआत 1907 में ही हुई थी, ध्यान रखिएगा 1907 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको शुरू करने वाले थे जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा। जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में ही, 1907 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी चेयरपर्सन इसके हैं एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन अभी जो है टाटा के यहाँ पर आपको चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, टिस्को इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किनके द्वारा जो है लिखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डार्विन, यानी कि ध्यान रखिएगा
चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि डार्विन इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो डार्विन इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पुस्तक पब्लिश कब की गई थी, तो 1859 ईस्वी में पब्लिश की गई थी। तो यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1859 ईस्वी में। इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।